भौतिक विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज इस कक्षा के माध्यम से हम भौतिक विज्ञान विषय कोड 129 कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी के अध्याय 3 वैद्युत विभव के तहत एक समान बाहरी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य हेतु सूत्र की स्थापना करेंगे। प्यारे छात्रों, एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं कि आज इस कक्षा के माध्यम से हम एक समान बाहरी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य हेतु सूत्र की स्थापना करेंगे। प्यारे छात्रों, यदि आपको ध्यान होगा, इससे पूर्व हमने इसी इकाई के अंतर्गत अध्याय 1 कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र में एक समान बाहरी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण हेतु सूत्र की स्थापना की थी और सूत्र आया था टाउ बराबर पी साइन थीटा, जहां P बराबर है Q गुणा 2L, जिसे वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। E होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और थीटा क्या है? थीटा है वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण। यदि हम यहां पर देखें तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण चूंकि एक सदिश राशि है, इसकी दिशा होती है -q आवेश से +q आवेश की ओर। ठीक है ना। यदि एक बार हम दोबारा से इस कोण को देखना चाहें तो जो थीटा कोण है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये देखिए, ये जो स्केच पेन है ये किसकी दिशा को बताता है? ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को बताता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसका होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी भी विद्युत द्विध्रुव का लाक्षणिक गुण है। अब देखिए, ये देखिए, ये जो स्केच पेन है ये किसकी दिशा को बताता है? ये दिशा बताता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को, E की दिशा को। ये देखिएगा, और इनके बीच का जो एक कोण बन रहा है, ये कोण कितना है? थीटा है। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। प्यारे छात्रों, हमारा उद्देश्य क्या है? आज की इस कक्षा का हमारा उद्देश्य जो है वो ये है कि हम चाह रहे हैं कार्य के लिए हम सूत्र स्थापित करें। कार्य के लिए हमने इससे पहले के वीडियो में भी सूत्र स्थापित किया था। वो कार्य उसमें जो है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया था। तो आप कहेंगे सर कि इस कार्य में और उस कार्य में क्या अंतर है? तो प्यारे छात्रों, स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा वाला जो कार्य है उसकी अवधारणा अलग है। उसमें यह था कि हमने अनंत से दो आवेशों को उठाकर लाए और उनको जो है एक हमने वैद्युत क्षेत्र में रखा और निकाय की रचना की। उस रचना में हमने जो कार्य किया वो उस निकाय में स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया था। तो वो तो अलग टाइप का कार्य हुआ। यहां पे क्या करना है हमें? ये किस टाइप का कार्य है? तो प्यारे छात्रों, ये कार्य है, ध्यान से देखिएगा, ये जो स्केच पेन है, ये जो मार्कर है, ये बताता है विद्युत द्विध्रुव को। ठीक है ना। अब देखिए, ये जो बाहरी विद्युत क्षेत्र है, एक समान का मतलब होता है प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो बराबर होगी। प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होगी, इसलिए इसका नाम है एक समान। और बाहरी मतलब एक्सटर्नल, बाहर रखा है। अब क्या टारगेट है, क्या उद्देश्य है? हमारे मन मस्तिष्क में इसका बिल्कुल चित्र जो है खाका वो क्लियर होना चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो प्यारे छात्रों, क्या है भूमिका? क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र है ना। कहानी के रूप में उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी, और एक जो है विद्युत द्विध्रुव है जो कि उस वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, थीटा कोण बनाते हुए तिरछा रखा गया है। तो प्यारे छात्रों, इसको हमने पहले भी बताया है
अध्याय 1 के दौरान कि इस विद्युत क्षेत्र की जो प्रवृत्ति होती है, जो टेंडेंसी होती है, जो ये करना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, ये इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाना चाहता है। ये देखिए, घुमाना चाहता है, ये घुमाना चाहता है, ये घुमाना चाहता है। और कब तक घुमाना चाहता है? तब तक घुमाना चाहता है जब तक कि ये इसको अपने जैसा ना बना दे। इसकी प्रवृत्ति क्या है? विद्युत क्षेत्र की प्रवृत्ति क्या है? ये देखिएगा फिर से, ये जो विद्युत द्विध्रुव है ये ऐसे रखा है, कोण बनाते हुए रखा गया है, ठीक है ना, कोण बनाते हुए रखा गया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की प्रवृत्ति क्या है? इसको अपने जैसा बना दे। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां को है? ये देखिएगा, दूसरे स्केच पेन से, दूसरे मार्कर से मैं इसको शो कर रहा हूं। ये देखिए, जो दूसरा मार्कर है ये बताता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो इस वैद्युत क्षेत्र की क्या प्रवृत्ति है कि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी घूमता जाए, घूमता जाए, घूमता जाए, घूमता जाए। कब तक घूमे? ये देखिए, जब तक ये ई की दिशा में ना हो जाए। ये देखिए, और इस स्थिति में इस पर एक बल युग्म क्योंकि घूम रहा है। देखिए, जहां पर वस्तु घूम रही है, जैसे ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो स्टीयरिंग घुमाता है, स्टीयरिंग घुमाने के दौरान वो दो बराबर परंतु विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो ये दोनों बल क्या बनाते हैं? एक बल युग्म बनाते हैं। और उस बल युग्म का कार्य क्या है? स्टीयरिंग को घुमाना। तो ऐसे ही ई की प्रवृत्ति भी यही है कि इस पर वैद्युत द्विध्रुव के जो दो आवेश हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, उस पर दो बराबर परंतु विपरीत दिशा में बल लगाए और वो बल क्या बनाते हैं? एक बल युग्म बनाते हैं। और बल युग्म क्या करता है? उसको घुमाने की कोशिश करता है। ये देखिए, घूम के बस जैसे ही ये विद्युत द्विध्रुव घूम के ई की दिशा में आ जाता है, इसको चैन आ जाता है, इसको आराम हो जाता है कि चलो ये मेरे जैसा कार्य हो गया है। तो प्यारे छात्रों, हमें इसी कार्य को ज्ञात करना है, ये कार्य कितना हुआ, ठीक है ना। तो साफ साफ क्लियर भी है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। एक समान बाहरी विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। यहां पर एक स्थिति की हम कल्पना करते हैं और उस स्थिति का नाम है साम्य स्थिति। फिर से हम दोहराते हैं, साम्य स्थिति, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? इक्विलिब्रियम पोजीशन। हिंदी में क्या कहते हैं? साम्य स्थिति। और आसान शब्दों में कहते हैं विरामावस्था, ठीक है ना। अब देखिए क्या मतलब है साम्य स्थिति का। साम्य स्थिति का मतलब है प्यारे छात्रों, अभी आपको मैंने बताया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो प्रवृत्ति होती है, विद्युत क्षेत्र की जो प्रवृत्ति होती है, वो होती है इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाने की। कब तक घुमाएगा? जब तक ये इसकी दिशा में ना हो जाए। तो प्यारे छात्रों, जब ऐसा हो जाता है तो यही स्थिति कहलाती है साम्य स्थिति। प्यारे छात्रों, गणित के अनुसार, त्रिकोणमिति के नियम के अनुसार, थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, और साइन 60 डिग्री होता है √3/2, और साइन 90 होता है 1। कहने का अर्थ यह है कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है, साइन का मान भी बढ़ता है। तो जब ये बढ़ेगा तो टाउ का मान भी बढ़ जाएगा, और थीटा बराबर 90 डिग्री के लिए टाउ का मान जो है वो अधिकतम होता जाता है, ठीक है ना। अब लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को एक अनंत सूक्ष्म, एक अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन माना, यहां पर लिख लेते हैं माना, वैद्युत द्विध्रुव को एक अनंत सूक्ष्म
कोणीय विस्थापन डी थीटा से आगे घुमाया जाता है, से आगे घुमाया जाता है, तब बाहरी वैद्युत क्षेत्र द्वारा कृत कार्य। ध्यान से देखिएगा प्यारे छात्रों, एक चित्र तो हमारे सामने ये बना हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसकी इस स्थिति से, ये देखिए मैं एक नया चित्र यहां पर बनाने का प्रयास कर रहा हूं और एक यही विद्युत द्विध्रुव है लेकिन एक नई स्थिति में है। ये देखिएगा, ये देखिए ध्यान से देख पा रहे हैं अगर आप, तो ये जो कोण मैं बना रहा हूं यहां छोटा सा, ये देखिए ये कोण कितना है प्यारे छात्रों, डी थीटा। ये देखिए एक तो ये स्थिति है ना, और इस स्थिति से हमने इसको, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो मार्कर है ये विद्युत द्विध्रुव को बताता है, पहली स्थिति को बताता है। अब मैं जो मार्कर यूज कर रहा हूं, ये देखिए मैंने छोटा सा इसको कोण यहां पर, ये देखिए डी थीटा घुमा दिया। फिर से देखिएगा, ये देखिए ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, ये पहली स्थिति है ना, ये वाली जो स्थिति है पहली स्थिति है। अब यही विद्युत द्विध्रुव को मैं यहां पर दिखा रहा हूं और ऐसे करके मैंने कोण इसको घुमा लिया। ये देखिए, तो ये जो कोण बन रहा है छोटा सा, ये देखिएगा ये कितना कोण है, डी थीटा कोण है, ठीक है ना। तो ये छोटा सा कोण हमने घुमाया इसको, तो कार्य क्या हो गया, कृत कार्य। तो कार्य भी छोटा होगा क्योंकि छोटा सा कोण घुमा रहे हैं तो छोटा सा ही कार्य होगा। तो आमतौर पर प्यारे छात्रों, कार्य का जो सूत्र होता है वो होता है, अगर हम रेखीय गति की बात करते हैं तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। लेकिन यहां पर जो गति हो रही है वो कोणीय गति है, यानी जो विद्युत द्विध्रुव है वो ऐसे एक सरल रेखा में गति नहीं कर रहा है, वो एक कोणीय गति कर रहा है। ये देखिए वृत्ताकार गति कर रहा है, ऐसे करके घूमेगा, ये घूमेगा तो ये ऐसे घूमेगा ये। तो यहां पर जब हम कार्य लेंगे तो उसमें नॉर्मल कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। लेकिन वो कब होता है, जब रेखीय गति होती है, यानी जो है एक बॉल जो है, क्रिकेट का खेल चल रहा है और जो है बॉलर ने बॉल फेंकी और बैट्समैन ने उस पर जो है एक स्ट्रेट ड्राइव मारा है, बॉल जो है बाउंड्री की तरफ जा रही है, तो वो कैसी गति है, वो है रेखीय गति। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है वो ये इस तरीके से कोणीय गति की बात हो रही है, कोण बनाते हुए गति हो रही है ये। तो यहां पर कार्य क्या होगा, यहां पर कार्य हो जाएगा आपका बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, यानी जो रेखीय गति में बल होता है वो कोणीय गति में बल युग्म का आघूर्ण हो जाता है, और रेखीय गति में क्या हो जाता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, नॉर्मल विस्थापन जिसको रेखीय विस्थापन कहा जाता है। लेकिन यहां पर आ जाएगा, चूंकि ये कोणीय गति है तो यहां पर आ जाएगा कोणीय विस्थापन। प्यारे छात्रों, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब ध्यान से देखते रहिएगा, डी डब्ल्यू का मतलब छोटा कार्य, डी थीटा मतलब छोटा सा विस्थापन। अब ये छोटा सा विस्थापन किसका है, पहले से ही विद्युत द्विध्रुव कोण बनाते हुए रखा गया था थीटा। हमने इसी विद्युत द्विध्रुव की एक नई स्थिति ली है जिसमें ये इसको थोड़ा सा और हमने घुमा दिया है। ये देखिए कार्य क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि इस बाहरी विद्युत क्षेत्र की जो प्रवृत्ति होती है, जो टेंडेंसी होती है, जो ये करना चाहता है, जो इसका टारगेट है, वो टारगेट है इसको घुमा के अपनी तरफ करना ये। लेकिन हो क्या रहा है, हम उल्टा काम कर रहे हैं, हम इसको ऐसे ले जा रहे हैं, ये वो चाह रहा है ऐसे, हम ले जा रहे हैं ऐसे, तो हमें कार्य करना पड़ेगा। तो उसी कार्य की हम गणना करना चाहते हैं, उसी कार्य के लिए हम सूत्र स्थापित करना चाहते हैं। तो बराबर के नीचे बराबर, देखिएगा यहां डी डब्ल्यू लिख लेते हैं, जो बताता है का निशान लगा लेते हैं, और बल युग्म का आघूर्ण जो है वो देखिए टाउ,
और युग्म का गुण कितना है, टाउ। तो टाउ गुणा डी थीटा, ठीक है ना। अब देखिए जो बताता है का निशान, डी डब्ल्यू बराबर टाउ का मान लगाएंगे पीई साइन थीटा गुणा डी थीटा, ठीक है प्यारे छात्रों। अब प्यारे छात्रों अब क्या होगा, ये तो हमने एक छोटा सा कार्य निकाला, हमें तो ज्यादा कार्य की आवश्यकता है, हमें तो पूरे कार्य की आवश्यकता है। तो पूरा कार्य निकालने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करेंगे, गणित की किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो गणित की जो विधि है उसका नाम है इंटीग्रेशन यानी समाकलन, जो आपने पहले भी किया है। तो कुल कार्य कैसे, ये देखिए विद्युत द्विध्रुव को ये 0 डिग्री का कोण है, इससे थीटा कोण घुमाने में, ये 0 से थीटा कोण घुमाने में, क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा से उसको उल्टा घुमाना चाह रहे हैं, और विद्युत क्षेत्र चाह रहा है ऐसे हो जाए और हम उल्टा काम कर रहे हैं, तो हमें कार्य करना पड़ेगा। तो कुल कार्य 0 डिग्री से थीटा कोण घुमाने में, ठीक है ना। हमारी स्थिति क्या है, हमारी स्थिति है हम 0 डिग्री से, यानी इस स्थिति से, साम्य स्थिति, मैंने पहले भी बताया है, ये देखिए साम्य स्थिति का मतलब जब वो ई की दिशा में है, बिल्कुल आराम कर रहा है, अब कोई टेंशन की बात नहीं। हम इसकी साम्य स्थिति से इसको घुमाना चाह रहे हैं, यानी कि हम ई का विरोध करना चाह रहे हैं। ई चाह रहा है वो साम्य स्थिति में रहे, लेकिन हम ऐसे चाह रहे हैं, तो हमें कार्य करना पड़ेगा, है ना। तो थीटा 0 डिग्री से हमने इसको थीटा कोण पर घुमा दिया, तो यहां लिखा है हमने इसलिए 0 डिग्री से थीटा कोण घुमाने में। चलिए इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं, गणित की विधि का प्रयोग करते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर बड़ा टुकड़ा बना लिया, छोटे छोटे डी डब्ल्यू मिलाकर बड़ा डब्ल्यू बना लिया। अब यहां पर जब मैं लिख रहा हूं प्यारे छात्रों, यहां समझने की बात है कि यहां पर इंटीग्रेशन में लिमिट आती है, सीमाएं आती हैं। तो यह इंटीग्रेशन का निशान है, तो जब यहां पे मैं 0 लिखूंगा तो इसका अर्थ है निम्न सीमा। निम्न सीमा का मतलब यह है कि हम कोण पहले 0 ले रहे हैं, और यहां पर जब मैं लिखता हूं कोई कोण, इसका मतलब होता है उच्च सीमा। ये क्या है, निम्न सीमा, लोअर लिमिट। और यहां पर मैं कोण लिख रहा हूं थीटा, इसका मतलब यह है कि मैं कोण कहां से कहां तक ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं 0 से लेके थीटा तक। ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। ऐसे यहां कर लूंगा मैं, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां भी कहां से कोण ले रहे हैं हम, 0, पहली स्थिति 0, पहली स्थिति उसकी साम्य स्थिति थी, तो निम्न सीमा क्या हो गई, 0। अब उसकी स्थिति क्या है, घूम के थीटा कोण पे आने की, तो ये हो गया आपका थीटा। दोनों तरफ हमने सीमाएं भी ले ली, है ना। अब ये मान लिख दो पीई साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है ना। यहां पर इसको हल करते हैं आगे, बराबर देखिएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमने इसको पहले पढ़ा है। इंटीग्रेशन डी फाई गॉस की प्रमेय में, याद कीजिए, याद आ गया। इंटीग्रेशन डी फाई, इंटीग्रेशन डी एक्स, इंटीग्रेशन डी वाई, तो यहां पर इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, तो इसको हल करते रहेंगे, ये डब्ल्यू आ जाएगा। तो यहां देखिए हम इसको P कांस्टेंट है, किसी दिए गए विद्युत द्विध्रुव के लिए P का मान नियत है, बाहरी विद्युत क्षेत्र वो भी नियत है, तो PE जो है वो बाहर आ गया, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन सीमाएं लिख लो, 0 से थीटा साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है ना प्यारे छात्रों। इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू हो जाएगा खाली डब्ल्यू, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू हो जाएगा, भले ही उसमें सीमाएं ही क्यों ना हो, लेकिन इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का जो सूत्र होगा वो आएगा हल करके डब्ल्यू। और प्यारे छात्रों यहां पर एक हम सूत्र लगाएंगे, सूत्र होता है इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। तो इससे पहले के पद में आपने देखा पीई, उसको बाहर निकाल लिया था हमने, और इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा, बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, निम्न सीमा और उच्च सीमा, ठीक है ना, ये थीटा हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि इंटीग्रेशन
साइन थीटा डी थीटा बराबर माइनस का कॉस थीटा। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया होगा। बराबर अभी जो माइनस साइन है प्यारे छात्रों उसको हम बाहर ले लेते हैं, तो लिखेंगे माइनस पीई और ये बच जाएगा कॉस थीटा, ये बड़ी ब्रैकेट, ये निम्न सीमा और ये थीटा उच्च सीमा। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से देखते हैं। इससे पहले का जो हमारा स्टेप था उसमें हमने पीई को बाहर ले लिया था और इंटीग्रेशन में निम्न सीमा 0 उच्च सीमा थीटा साइन थीटा डी थीटा आ रहा था, उसकी जगह हमने सूत्र लगा दिया, ये होता है माइनस का कॉस थीटा, और जो माइनस का निशान है इसको हमने बाहर ले लिया, ये बाहर निशान आ गया। ठीक है ना, अब देखिए प्यारे छात्रों ये हो गया, इसको हम लिख लेते हैं विच इंप्लाइज दैट W बराबर माइनस का पीई। प्यारे छात्रों यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें कैसे हल करते हैं। इस तरीके का जब हमारे पास प्रश्न आता है, कॉस थीटा है, निम्न सीमा है और उच्च सीमा है, तो सबसे पहले हम ये जो थीटा लिखा है कॉस के आगे, इसमें उच्च सीमा का मान लगाते हैं, ये वाला मान लगाएंगे, तो लिखेंगे कॉस, अब थीटा, यहां थीटा है यहां भी थीटा है, अगर मान लीजिए यहां 30 डिग्री होता तो यहां हम 30 डिग्री लिखते, यहां 45 डिग्री होता तो यहां भी 45 लिखते, यहां 60 होता तो यहां भी 60 लिखते, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर थीटा, और अपनी तरफ से सूत्र के हिसाब से एक माइनस चिन्ह लगाएंगे। ये सूत्र के हिसाब से होता है, जब हम सीमाओं को ओपन करते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह आता है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे फिर से कॉस, अब थीटा की जगह पहले हमने उच्च सीमा लगाई थीटा, अब माइनस के साथ कॉस के साथ हम निम्न सीमा लगाएंगे, निम्न सीमा कितनी है 0, ये, तो विच इंप्लाइज दैट W बराबर, एक बार इसको फिर से देख लेंगे, इसको हल कैसे करेंगे। ये देखिए कॉस थीटा, सबसे पहले उच्च सीमा लगाई थीटा, फिर सूत्र के हिसाब से माइनस चिन्ह लगाया, माइनस आता है, और कॉस के बाद थीटा की जगह हमने निम्न सीमा लगा दी, केवल हमें थीटा के मान में परिवर्तन करना है। ठीक है ना, माइनस पीई, अब देखिए कॉस थीटा, ठीक हो गया कॉस थीटा, माइनस, अब कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 0 कितना होता है प्यारे छात्रों 1। ठीक है ना, जो बताता है का निशान W बराबर माइनस पीई, और इसको लिखा हमने -1 पहले लिख लिया प्लस कॉस थीटा, -1 प्लस कॉस थीटा जो बताता है। अब माइनस से जो है अंदर हम गुणा कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा पीई, माइनस से इसकी गुणा करी तो हो जाएगा 1 और माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा। प्यारे छात्रों यही आवश्यक सूत्र है, यही आवश्यक सूत्र है, यानी एक समान बाहरी विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य इतना ही होता है। W बराबर पीई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना छात्रों, अभी जो हमारा सूत्र हमें प्राप्त हुआ है वो आया है W बराबर पीई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, आप देखिए यहां पर दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं, इस सूत्र को आपने ध्यान से देख लिया, इस सूत्र में कौन कौन सी भौतिक राशियां आ रही हैं उनको भी देख लीजिए। P आ रहा है, P का मतलब अगर आपको आंकिक प्रश्न दिया होगा तो आपको P का मान दिया होगा। P क्या है, P है वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मान आपको दिया होगा। E क्या है, E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मान भी आपको दिया होगा। और थीटा क्या है, कोण, यानी कितना कोण वो वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा से बना रहा है, यह आपको दिया होगा। अब प्यारे छात्रों कुछ विशेष स्थितियां उत्पन्न होती हैं। स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 1 क्या स्थिति है, स्थिति है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो देखिए, ये देखिए ये क्या है, ये जो मार्कर है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताता है, और ये जो दूसरा मार्कर है ये विद्युत द्विध्रुव की साम्य स्थिति को बताता है। अब हमने इसको घुमाया 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 घुमाया, ये देखिए कहां पे कर दिया, 90 डिग्री पे कर दिया। ये जो कोण है ये कितना कोण है, ये है 90 डिग्री का। तब क्या होगा, तब देखते हैं, तब देखिए तो W बराबर पीई
1 माइनस कॉस 90 डिग्री, है ना। तो 90 कॉस 90 डिग्री क्या होता है प्यारे छात्रों? कॉस 90 डिग्री होता है 0। तो क्या आ गया कार्य? पीई कार्य आ गया। कार्य क्या हो गया? पीई। अब देखिए स्थिति नंबर 2। अब यदि थीटा हो गया आपका 180 डिग्री हो तो थीटा का मान जो है वो 180 डिग्री है। 180 डिग्री का मतलब ये होता है, ये देखिए, ये क्या है? ये जो मार्कर है ये बताता है ई की दिशा को, और प्रारंभ में जो वैद्युत द्विध्रुव है वो साम्य स्थिति में है, यानी वो भी ई की ही दिशा में है। लेकिन हमें क्या करना है? इसको घुमाना है, पूरा घुमाना है, घुमाना है, घुमाना है। ये देखिए बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में कर देना है। ये देखिए कितना कोण बन गया दोनों के बीच का? दोनों के बीच का कोण कितना बन गया? 180 डिग्री, है ना। अब देखिए तो क्या होगा? तो W बराबर हो जाएगा पीई 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। और प्यारे छात्रों, आपको कॉस 180 डिग्री का मान मालूम है, क्या मान है? -1। कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो आप यहां लिखेंगे चूंकि कॉस 180 डिग्री जो होता है वो होता है -1। तो यहां -1 लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या आ गया? W बराबर 2PE। तो प्यारे छात्रों, आज इस कक्षा के माध्यम से हमने एक समान बाहरी विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य हेतु सूत्र की स्थापना करी। सूत्र क्या आया? सूत्र आया W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। उसके बाद हमने दो स्थितियों पर विचार किया। पहली स्थिति में थीटा का मान 90 डिग्री था तो W का मान आ गया PE, और दूसरी स्थिति में जब थीटा का मान 180 डिग्री था तो W का मान आया 2PE। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे छात्रों कि आज की इस कक्षा से आपको अत्यंत लाभ हुआ होगा। कल की कक्षा में हम इससे आगे की विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।